नमस्कार दोस्तों, पॉलिटी लेक्चर सीरीज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इंडियन पॉलिटी में पार्लियामेंट टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप सभी को पता है कि पार्लियामेंट टॉपिक से ऐसा कोई एग्जाम नहीं है, ऐसा कोई ईयर नहीं है जहां पर इस टॉपिक से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। अगर आपका पॉलिटी में 10 सवाल आता है तो कम से कम 2 सवाल जो है आपको पार्लियामेंट टॉपिक से जरूर ही देखने को मिलेगा। तो आप इस टॉपिक को बहुत ही डिटेल्ड तरीके से तैयार कीजिएगा। ये पीटी और मेंस दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि आज के इस टॉपिक में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग पार्लियामेंट के बारे में जानेंगे। उसके बाद उसके जो पार्ट्स हैं, जो कंपोजिशन है राज्यसभा और लोकसभा का, उसके बारे में जानेंगे। किस प्रकार से जो लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनका किस प्रकार से चुनाव होता है, मेंबरशिप के लिए क्या क्वालिफिकेशन है उसके बारे में जानेंगे। और फिर जो है लास्ट में जो स्पीकर होते हैं उनके बारे में हम लोग जानेंगे। जो इस चैनल से फर्स्ट टाइम कनेक्ट हो रहे हैं उनके लिए यह बता दें कि इस प्लेटफॉर्म के द्वारा अपना एप्लीकेशन है जो आप प्ले स्टोर में जाके मेंटर्स डेस्क करके अगर आप सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा। तो ये आपका प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है, ये दोनों एप्पल और एंड्रॉयड यूजर्स दोनों के लिए है। आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म के द्वारा वेरियस तरीके के इनिशिएटिव चलाए जाते हैं, जैसे कि डेली आंसर राइटिंग का है, उसका मॉडल आंसर आपसे शेयर किया जाता है। जो न्यूज़पेपर है उसमें भी जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बन सकते हैं वो शेयर किया जाता है। साथ ही प्रतिदिन जो है एमसीक्यू के प्रैक्टिस के लिए स्टैटिक जो सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है उसका 20 से 25 क्वेश्चन हम लोग प्रतिदिन जो है टेस्ट के माध्यम से उसका भी डिटेल जो है डिस्क्रिप्शन हम लोग शेयर करते हैं। इतना चीज़ जो है हम लोगों के द्वारा प्लेटफॉर्म पर कराया जा रहा है। साथ ही पीटी और मेंस के जो भी मटेरियल्स हैं वह भी अवेलेबल आपको कराया जाता है। और जो वीडियो लेक्चर्स हैं वह भी जो है आपका यूट्यूब पर भी आपका अवेलेबल है। साथ ही जो एप्लीकेशन है उस पर भी जाके आप जो है इसका लाभ ले सकते हैं। पूरा इनिशिएटिव जो है फ्री है, तो ज़रूर आप जाके जो है इसका लाभ लीजिए और अपने जो तैयारी है उसको आप कह सकते हैं कि एक बेहतर दिशा दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है पार्लियामेंट। तो सबसे पहले हम लोगों के मन में यह प्रश्न आना चाहिए कि इसकी आखिरकार जरूरत क्यों पड़ी। पार्लियामेंट का क्या जरूरत है, किस चीज के लिए जरूरत है। तो अगर इस वर्ड का देखिएगा कि पार्लियामेंट जो वर्ड है वह पार्लर वर्ड से बना हुआ है। पार्लर देखिए एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मीनिंग होता है टू टॉक, यानी बातचीत करना। तो आखिरकार बातचीत करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके लिए एक अलग इंस्टीट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए हम सभी को पता है कि आज के डेट में इंडिया का पॉपुलेशन 140 करोड़ अप्रोक्स या उससे एभव हो चुका है। तो ऐसे में क्या प्रतिदिन 140 करोड़ लोग एक साथ बैठें और किसी चीज के बारे में नीति बनाए, क्या यह संभव है? संभव नहीं है। जब संभव नहीं है तो कुछ जो है तरीका अपनाना पड़ेगा। तो इसीलिए जो है पार्लियामेंट का कह सकते हैं कि स्वरूप जो है दिया गया है। अब यहाँ पर है कि अगर पार्लियामेंट का स्वरूप दिया गया तो यानी कि पार्लियामेंट हमारा अगर आप देखिएगा तो क्या काम किया है, यहाँ बातचीत करते हो नीति बनता, यानी लेजिस्लेटिव ऑर्गन है। यानी कि जो नीतिगत डिसीजन होंगे, जो नीति बनाने होंगे किसी भी चीज का, हेल्थ है, सुरक्षा है, स्वास्थ्य है, तो सारा जो नीति बनेगा, जो कानून बनेगा वो आपका पार्लियामेंट में होता है। ठीक है। अब हमारा जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है ना, इसमें पार्लियामेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कोई भी जो डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है, ठीक है, उसके पास दो तरीके का ऑप्शन अवेलेबल है। या तो आप पार्लियामेंट सिस्टम का गवर्नमेंट होता है या फिर आपका प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अब इंडिया ने जो है अपने पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया है। लास्ट के बहुत सारे वीडियो हैं इस चैनल पर, अभी तक 25 वीडियो जो है कवर किए जा चुके हैं, ये 26 वीडियो है। तो पार्लियामेंट फॉर्म के बारे में बहुत ही डिटेल से पहले बताया जा चुका है। पर शॉर्ट में यह है कि इंडिया ने यूएसए का जो मॉडल है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट उसको नहीं अपना के जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसको जो है अपनाया। इसका नाम जो पार्लियामेंट्री है उसको जो है वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहते हैं, क्योंकि जो ब्रिटेन का कह सकते हैं कि जो संसद है वो वहां पर लोकेटेड है, तो उसी के नाम पे ये मॉडल कहा गया। अब है कि इसका जो कंपोजिशन क्या है, तो सबसे पहले हम लोग समझ गए कि पार्लियामेंट का पर्पस क्या है, पार्लियामेंट है क्या। ठीक है,
तो अगर ये लेजिस्लेटिव ऑर्गन है जहां नीति बनेगा, तो इसके अंदर क्या कौन कौन से कह सकते हैं कि और इसके पार्ट्स होंगे। तो देखिए ये 3 पार्ट से बना होता है। फर्स्ट है प्रेसिडेंट, दूसरा है राज्यसभा जिसे कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी बोलते हैं, इसे अपर हाउस भी कहते हैं, और थर्ड है लोकसभा जिसे कि हाउस ऑफ पीपल और लोअर हाउस कहते हैं। ये तीनों का कंपोजिशन जो है आपको पार्लियामेंट का है। यानी जब कभी भी हम पार्लियामेंट वर्ड इमेजिन करें, जब सुने, तो मेरे दिमाग में यह प्रश्न आना चाहिए या यह चीज पिक्चर आना चाहिए कि प्रेसिडेंट प्लस लोकसभा प्लस जो है राज्यसभा, तीनों मिला के जो है पार्लियामेंट होता है। ठीक है। अब राज्यसभा अगर नीति बनाना ही था तो राज्यसभा के क्या जरूरत था। हमारे मन में यह प्रश्न आ सकता है ना कि लोकसभा के जो मेंबर है, जो एमपी हैं, वो नीति बनाए और उस पर जो है प्रेसिडेंट एसेंट करें। देखिए, एक तरफ जहां इंडिया ने जो है एडॉप्ट किया है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को, वहीं जो हमारा गवर्निंग का फॉर्म है वह जो है आपको कह सकते हैं फेडरल है, फेडरलिज्म यानी कि क्वाजी फेडरल है। ठीक है। तो जो फेडरल है यानी कि राज्यों के हित को भी ध्यान में रखना है, इसीलिए यहाँ पर आपका राज्यसभा जो है आपको बनाया गया। अब देखिए इसको थोड़ा सा समझिए इसे कि अगर कोई राज्यसभा नहीं रहे, सेंटर में अगर कोई सरकार बने, और कह सकते हैं कि हास्टी डिसीजन लिया जा सकता है। ठीक है। और राज्य में किसी दूसरे सारे जो राज्य है वहां पर हो सकता है कि दूसरे पॉलिटिकल पार्टी का जो है कह सकते हैं कि रूलिंग रहे, और जो सेंटर में दूसरे का बने। तो अचानक हो सकता है कि अगर रिप्रेजेंटेशन नहीं रहे तो राज्यों को हित को दरकिनार करते हुए उस तरीके का नीति बन सकता है। इसीलिए क्या है कि राज्यों का जो है आपका प्रतिनिधित्व, क्योंकि फेडरलिज्म को जो है इंडिया एडॉप्ट किया है, इसीलिए राज्यसभा में क्या होता है, जो मेंबर होते हैं वो सभी राज्य से जो है आपका जितने भी स्टेट्स है वहां से जा चुन के जाते हैं। यानी लोकसभा के चुनाव में अगर अचानक किसी भी पार्टी को अचानक बहुत बहुमत मिल भी जाता है, तो अचानक उनकी स्थिति राज्यसभा में जो है तुरंत चेंज नहीं हो जाएगी। तो कह सकते हैं कि राज्यों के इंटरेस्ट का ख्याल में रखते हुए एक ऐसे कह सकते हैं इंस्टीट्यूशन का जरूरत था, ऐसे जो है का जरूरत जब था, तो इसके लिए जो है आपका राज्यसभा। तो राज्यसभा क्या होता है कि राज्यों को जो हित है उसको कह सकते हैं कि प्रोटेक्ट करता है। ठीक है। तो यह चीज है आपको। ठीक है। तो ये आपका राज्य है या यूनियन टेरिटरी है जिसमें कि विधानसभा उन सभी को प्रोटेक्ट करता है। जबकि लोकसभा अगर है, क्योंकि वो डायरेक्ट वोटिंग होता है, तो ये पीपल ऑफ इंडिया को डायरेक्टली जो है रिप्रेजेंट जो है आपका करता है। अब 1954 में क्या हुआ, जो तत्कालीन कह सकते हैं कि जो स्पीकर थे इन केस ऑफ लोकसभा, राज्यसभा के केस में जो उस समय के कह सकते हैं कि जो चेयरपर्सन थे, उनके द्वारा जो है नामकरण जो है आपका ये अनाउंस किया गया कि हाउस ऑफ पीपल को जो है लोकसभा कहा जाएगा, और आपका जो काउंसिल ऑफ स्टेट है इसे राज्यसभा कहा जाएगा। ठीक है। यानी 1954 के बाद से क्या हुआ कि जो आपका हाउस ऑफ पीपल है वह लोकसभा के नाम से जाना गया, और काउंसिल ऑफ स्टेट जो है उसका राज्यसभा के नाम से जाना गया। ठीक है। तो यह चीज आपको ध्यान रखना चाहिए। अब इसमें यह चीज है कि प्रेसिडेंट यहाँ क्या कर रहे हैं, प्रेसिडेंट की क्या रोल है। प्रेसिडेंट जो है जब वो न लोकसभा के मेंबर है न राज्यसभा के मेंबर है, ऐसे में उनकी क्या है कि वो पार्लियामेंट को किस तरह, हम लोग क्या देखें कि पार्लियामेंट क्या है, लेजिस्लेटिव ऑर्गन है। ठीक है। यानी कोई भी जो बिल है वो अगर पास होता है तो एक्ट बनता, तभी देश में कोई भी पॉलिसी कह सकते हैं कि बना। अब क्योंकि राष्ट्रपति की भूमिका जो है अगर नहीं रहने के बावजूद भी कह सकते हैं नीति बनाने में बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि कोई भी जो बिल है वो एक्ट तब तक नहीं बन पाता है जब तक कि उस पर प्रेसिडेंट एसेंट नहीं देते हैं। साथ ही अगर पार्लियामेंट का कह सकते हैं सेशन बुलाना है या प्रोरोग करना है, तो वो भी काम जो है आपका प्रेसिडेंट का होता है। ठीक है। जो लोकसभा है उसको डिजोल्व करने का भी जो शक्ति है वह जो है राष्ट्रपति के पास है। उसके बाद जो है वेरियस ओकेजन्स पे जो है प्रेसिडेंट के द्वारा जो है आपका जो उसको एड्रेस किया जाता है। ठीक है। तो यह आप भूमिका है। प्लस जो है जब कह सकते हैं दोनों लोकसभा या राज्यसभा जब सेशन में नहीं हो रहता है, तब उसमें ऑर्डिनेंस जो आपका कह सकते हैं कि प्रोमलगेट होता है वह भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। यानी नीतिगत निर्णय लेने में, नीति बनाने में राष्ट्रपति की भूमिका है। ठीक है। और ये जो मॉडल है एक्चुअली में कहाँ से आपका उठाया गया है, ब्रिटेन से।
ठीक है, क्योंकि ब्रिटेन का ही पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वहीं से, तो वहां भी अगर आप देखिएगा तो सिमिलर मॉडल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर हम लोग इसके कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क की बात करें कि ये कहाँ पर हम इससे संबंधित संविधान के किस भाग में हमको डिटेल मिलेगा, कौन से आर्टिकल जो है, कभी कभी प्रीलिम्स में आपसे पूछा जाता है, तो यह जो आपका पार्ट 5 है और आर्टिकल 79 से 122 तक जो है चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस किया गया है। ठीक है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन से लेके हो, कंपोजिशन हो, या ड्यूरेशन को लेके हो, ठीक है, ये प्रोसीजर हो, सारी चीज़ें आपको इस आर्टिकल के बीच में जो है आपको कवर की गई है। ठीक है, अभी तक कुछ अन्य बातें के बारे में भी चर्चा है, तो उसमें सबसे पहले जैसा हम लोग चर्चा किए कि इंडिया का जो सिस्टम है वह आपका ब्रिटेन का जो मॉडल है वहां से आप कह सकते हैं कि फॉलो करता है, वहां से में एडॉप्ट किया गया। जिस प्रकार से यहाँ पर जो है लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट है, उसी प्रकार से वहां भी देखिएगा कि क्राउन, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स, यानी इसको तो अगर कंपेरिजन कीजिए तो लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट सिमिलर आपको वहां भी देखने को मिलेगा। तो ये कंपैरिजन आपका ब्रिटेन से, हम जब कभी भी आप पॉलिटी पढ़िए तो दोनों को आप जरूर कंपैरिजन करके चलिए, एक तरफ ब्रिटेन एक तरफ यूएसए। ठीक है, तो आपको आंसर राइटिंग या कहीं भी कह सकते हैं आपको कंपैरिजन करने में या फिर तुलनात्मक अध्ययन करने में बहुत हेल्प होगा। ठीक है, चलिए, तो यह चीज है। वही यूएस का मॉडल अगर आप देखिएगा, यूएस का अगर कांग्रेस का देखिएगा तो वो क्या है, सिर्फ वहां पर सीनेट है और आपका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, और वहां पर जो प्रेसिडेंट है वह कांग्रेस के पार्ट नहीं है। कांग्रेस कहने का मीनिंग हुआ कि वहाँ जो लेजिस्लेटिव है उसके दो पार्ट हो गए, वहां पर सीनेट है और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है। ठीक है, तो वहां पर प्रेसिडेंट जो है आपका सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूटिव, ठीक है, वो हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव है, लेकिन उनका लेजिस्लेचर में रोल नहीं है, यानी कंप्लीट कह सकते हैं सेपरेशन ऑफ पावर है। ठीक है, अब वही चीज है कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम होता है वहां पर कह सकते हैं कि फ्यूजन है या डिपेंडेंस, इंटरडिपेंडेंस है आपका लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव में। जबकि अगर आप देखिएगा प्रेसिडेंशियल सिस्टम में तो वहां पर क्या है कि कंप्लीट आपको सेपरेशन देखने को मिलेगा। लेजिस्लेचर का काम है वहां पर कानून बनाना और एग्जीक्यूटिव का काम है उसको इम्प्लीमेंट करना। कंप्लीटली जो है वहां पर आपको सेपरेशन देखने को मिलेगा। इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम है जहां पर कि एग्जीक्यूटिव भी आपको पता है कि पार्ट होते हैं आपका लेजिस्लेचर के। ठीक है, तो यानी यहाँ पर आपको इंटरडिपेंडेंस आपको देखने को मिलेगा। तो यह अब हम लोग देखते हैं कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा के बारे में। ठीक है, राज्यसभा के बारे में अगर देखिएगा तो सबसे आपका जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, यानी कितना मेंबर कभी भी मैक्सिमम हो सकता है, वह जो है आपका 250 है। 250 में आपका 238 जो है स्टेट और यूटी को मिलाकर होंगे, और 12 जो है आपका नॉमिनेशन होता है वह प्रेसिडेंट के द्वारा। अलग अलग फील्ड में जो एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है, जैसे आर्ट्स हो गया, साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, लिटरेचर हो गया, तो इन सब के आधार पर जो उसके कह सकते हैं कि परफॉर्मेंस या उनके एक्सपर्ट के आधार पर जो है नॉमिनेशन प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम 12। अभी वर्तमान स्थिति क्या है इंडिया में, तो 245 जो है आपका प्रेजेंट स्ट्रेंथ है, 225 जो है आपका राज्यों से है, 8 आपका यूनियन टेरिटरी से है, 12 नॉमिनेटेड। ठीक है, अब इसमें एक चीज इंटरेस्टिंग है कि ये जो राज्य का कितना कह सकते हैं कि किस राज्य का कितना आपका सीट होगा, ये कहाँ पर मिलेगा, इसको देखने के लिए आपको 4th शेड्यूल में जाके देखना होगा। शेड्यूल हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं, तो 4th शेड्यूल में हर स्टेट का, बिहार है, यूपी है या हिमाचल है, सबका दिया हुआ है। ठीक है, ऑफ कोर्स उसका आधार जो है पॉपुलेशन ही है। ठीक है, उस आधार पे आपका जो है वहां पर सीट जो है आपका एलोकेशन है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट। अब देखिए कि होता है कि राज्य का जो कह सकते हैं, मान के चले बिहार है, तो वहां पर किस प्रकार से जो बिहार में राज्यसभा के जो भी सीट निर्धारित है उनका चयन किस प्रकार से होता है। तो जो बिहार के इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, यानी कि जो विधानसभा में जो इलेक्टेड होते हैं, यानी जिसे कि एमएलए कह सकते हैं या विधायक कह सकते हैं, वो जो है वो चयन करते हैं उनका। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि उनके द्वारा जो है इनडायरेक्टली जो है उनका चयन किया जाता है। इसका प्रक्रिया क्या होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफर वोट। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट जो है आपको हम प्रेसिडेंट टॉपिक में बहुत डिटेल से बताएं। उम्मीद करते हैं कि आपको जानकारी होगा कि किस प्रकार से जो है
इसमें जो है आपका वैलेट से जो है आपका वोट दिया जाता है। और अगर 4 कैंडिडेट अगर है तो मान के चलिए तो सभी का प्रेफरेंस जो है दिया जाता है 1 2 3 4, या मान के चलिए किसी को कैंडिडेट एक को दूसरे नंबर पर रखना है तो 2 3 1 4, यानी कि सारे जो भी कैंडिडेट्स होंगे सभी का जो है उनको प्रेफरेंस दिया जाता है। और उसमें कोटा सिस्टम होता है। कोटा सिस्टम किसको बोलते हैं कि जितना नंबर ऑफ वैलिड वोट्स आपका होता है डिवाइडेड बाय जितना सीट का वैकेंसी है उसमें एक ऐड करना है और प्लस एक, इतना मत उनको लाना पड़ता है। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन वैकेंसी आपका हर जो कैंडिडेट होंगे उनका उतना मत जो है उनको मिलना चाहिए। ठीक है, तो प्रेसिडेंट टॉपिक में इसको क्योंकि डिटेल से कवर किए हैं, अगर किन्हीं को नहीं पता है तो उसका लिंक हम प्रेसिडेंट टॉपिक का नीचे दे देंगे, आप वहां जाके देखिएगा, बहुत डिटेल से समझाएगा। तो जो सेकंड प्रेफरेंस होता है जिनका आप मान के चलिए कि 4 कैंडिडेट है या 5 कैंडिडेट है, एक कैंडिडेट को अगर जितना कोटा सिस्टम है इलेक्टोरल कोटा है अगर उनको मिल जाता है तो उनका जो सेकंड प्रेफरेंस है वो बाकी सब में जो है ट्रांसफर किया जाता है। और फिर सभी को जो है जितना भी सीट है, अगर 2 सीट है तो दोनों को जितना इलेक्टोरल कोटा है उतना मत लाना ही पड़ेगा। तो ये क्योंकि ट्रांसफर होता है सेकंड प्रेफरेंस किसी अन्य को, तो इसीलिए जो है इसका नाम जो है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट रखा गया। अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो काइंडली आप जो है प्रेसिडेंट टॉपिक जाके जरूर देखिएगा, वहां पर आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। ठीक है, तो यह चीज़ है। ठीक है, ये सीट का एलोकेशन किस अनुसार से है तो आपका पॉपुलेशन के आधार पर है। आपका उत्तर प्रदेश में आपका जैसे एग्जाम्पल के लिए 31 है तो त्रिपुरा में 1 है। अब यूनियन टेरिटरी में भी क्या होता है, यूनियन टेरिटरी में भी क्या होता है कि उसके लिए भी जो है वहाँ पर स्पेशली जो है इलेक्टोरल कॉलेज आपका जो है बनता है, और वहाँ जो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और जो है आपका सिंगल ट्रांसफरेबल वोट जो है वहाँ पर भी दिया जाता है। यहाँ पर क्या है, इसके जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो वहाँ पर क्या सिस्टम होता है, वहाँ भी सेम जो आपका जिस प्रकार से यहाँ पर है आपका आपके मेंबर्स होते हैं इलेक्टेड, उसी प्रकार से वहाँ भी मेंबर्स होते हैं और वो उसके पार्ट होते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाला बात क्या है कि मात्र 3 ही ऐसा यूटी है जिसका कि आपको रिप्रेजेंटेशन आपको राज्यसभा में देखने को मिलेगा, वो है दिल्ली, आपको पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर। इसका कारण क्या है, कारण क्या है कि यही 3 जगह जो है अपना लेजिस्लेटिव असेंबली आपको यहाँ देखने को मिलेगा, और वही जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वैसी के मेंबर जो है वहाँ पर भी कह सकते हैं कि जो है इनडायरेक्टली इलेक्शन में भाग लेते हैं। ठीक है, तो यह चीज़ है। प्लस बाकी जो यूटी हैं वो डायरेक्टली जो है केंद्र के कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर है, प्लस उनका पॉपुलेशन भी रिलेटिवली कम है, तो यह रीजन है। ठीक है, अब नॉमिनेटेड की बात करें तो 12 मेंबर जो है आपका प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट होते हैं, जिनको कि स्पेशल नॉलेज होता है, चाहे वो आर्ट हो सकता है, लिटरेचर हो सकता है, साइंस हो सकता है और सोशल साइंस। ये चारों टर्म याद रखिएगा आप जो है ALSS करके, क्योंकि प्रीलिम्स में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो आर्ट, लिटरेचर, साइंस और सोशल सर्विस, इन 4 में अगर कह सकते हैं कि उनका स्पेशल नॉलेज है या उनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, तो उसे लोगों में से ही प्रेसिडेंट जो है चयन जो है करते हैं। इसका पर्पस क्या है ना कि जो कोई इमिनेंट पर्सन है जो इलेक्टोरल कह सकते हैं कि माध्यम से नहीं इलेक्ट होना चाहते हैं, लेकिन देश के नीति बनाने में उनका जो है महत्वपूर्ण भूमिका हो सकता है, क्योंकि वो एक सर्टेन फील्ड में एक्सपर्ट है, तो बेहतर कर सकते हैं आपका पॉलिसी बने, इसीलिए जो है इनका जो है इस तरीके का प्रावधान जो है संविधान में आपका किया गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब देखते हैं लोकसभा की स्थिति। लोकसभा में क्या है, मैक्सिमम देखिएगा कि स्ट्रेंथ अगर है तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ 550 का होता है, उसमें से 530 जो है आपका राज्य से हो सकते हैं, अब 20 जो है आपका यूनियन टेरिटरी से हो सकता है। ठीक है, अभी वर्तमान की स्थिति में 543 है तो उसमें 524 आपका स्टेट से है, 19 आपका जो है यूनियन टेरिटरी से है। ठीक है, लोकसभा को लोअर हाउस भी कहा जाता है। ठीक है, अब ये इस पर चयन कैसे होता है, आप सभी को पता है कि डायरेक्ट वोटिंग होता है, और वोटिंग किस आधार पर होता है कि पूरे जो कह सकते हैं कि जो राज्य होते हैं उनको वेरियस जो है टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसी में जो है बांटा जाता है, और वहां पर जो है आपका चुनाव किया जाता है। ठीक है, अब इसमें राज्य के बारे में थोड़ा डिटेल से अगर देखें तो इसमें क्या होता है कि डायरेक्ट पार्टिसिपेशन जो है आपका लोग का है, लेकिन कौन लोग वोट दे सकते हैं, वोट वही लोग दे सकते हैं जिनका कि कम से कम 18 साल एज है या उससे ज़्यादा है, बशर्ते कि वह जो है आपका
किसी अन्य तरीके का कह सकते हैं कि जो का नियम है, कानून है, उसके तहत वो कह सकते हैं डिस्क्वालीफाइड अगर नहीं है, तो 18 साल से अगर उनका है प्लस जो है उन्होंने अपना वोटर कार्ड जो है अगर बनवा रखा है तो वो वोटिंग जाके दे सकते हैं। और ये किस आधार पर आपका है, ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कंसेप्ट है, ठीक है। ये पहले एक्चुअली में 21 ईयर्स था, लेकिन 61st जो आपका अमेंडमेंट हुआ जो 1988 में, तब से जो है आपका 18 साल जो है आपका है, ठीक है। तो वर्तमान में 18 ईयर्स के ऊपर जो है कोई भी लोग जो है वोट दे सकते हैं, ठीक है, बशर्ते उन्होंने अपना जो है कह सकते हैं वोटर कार्ड जो है विधिवत बनवा लिया है, ठीक है। अब ये है कि 18 साल किस डेट को अगर पूर्ण है, तो पहले सिर्फ जनवरी का काउंट होता था, लेकिन अभी जो है आपका 4 बार मौका मिलता है, जनवरी में, फिर जो है आपका अप्रैल में, फिर जुलाई में, फिर अक्टूबर में, ठीक है। तो अगर किसी समय आप 18 ईयर्स जब आपका पूर्ण जाता है, तो आप जो है वोटर कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और अब वोटर कार्ड बन गया तो आप जो है वोट दे सकते हैं, ठीक है। तो ये है। उसी तरीके से अगर यूटी के बात कीजिएगा तो यूटी में ये कहा गया था कि जो संविधान ने ये इम्पावर किया था पार्लियामेंट को कि आप जो पार्लियामेंट वह डिसाइड करेगा कि यूटी से किस प्रकार से रिप्रेजेंटेशन जो है आपका लोकसभा में आएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए लोकसभा कह सकते हैं पार्लियामेंट के द्वारा एक कानून बनाया गया, यूटी एक्ट 1965, यूटी डायरेक्ट इलेक्शन टू हाउस ऑफ द पीपल एक्ट था पूरा, अगर देखिएगा फुल फॉर्म तो 1965 में, ठीक है। वहाँ भी जो है जो डायरेक्ट इलेक्शन है ये उसी को जो है प्रीफरेंस किया गया। तो इस एक्ट के बाद वहाँ भी आपका जो भी लोकसभा का सीट होगा, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी होगा, लोग जो है आपका आके वोट देंगे, ठीक है, ये चीज़ है। अब देखिए पहले क्या था कि 2020 के पहले जो है आपको पता है एंग्लो इंडियन बहुत सारे जो ब्रिटिशर्स थे वो देश आज़ाद तो हो गया, लेकिन बहुत लोग रह गए थे, तो उनको कह सकते हैं कि एक रिप्रेजेंटेशन देने के लिए 2 का प्रावधान था, 2 एंग्लो इंडियन का प्रावधान था 2020 तक, ठीक है। अब शुरुआत में जो है 10 साल के लिए जो है इसको प्रोविजंस को लाया गया था, लेकिन हर 10 साल के बाद जो है इसको बढ़ाया जा रहा था। 95th अमेंडमेंट के द्वारा 2020 तक जो है इसको बढ़ाया गया था, लेकिन 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा कह सकते हैं कि जो ये एक्सटेंशन था उसको जो है नहीं दिया गया, और इस जो 2 एंग्लो इंडियन का रिप्रेजेंटेशन था उसको जो है कह सकते हैं कि समाप्त कर दिया गया, ठीक है। यानी 2020 के बाद से जो है एंग्लो इंडियन का रिप्रेजेंटेशन जो है 2 फिक्स था वह जो है अभी समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो अब कोई भी जो है कह सकते हैं कि दो आपका एंग्लो इंडियन जो है उसका नॉमिनेशन जो है लोकसभा में नहीं हो सकता। पहले क्या था कि राष्ट्रपति के पास ये स्पेशल पावर होता था कि 2 मेंबर को वह एंग्लो इंडियन से जो है वो नॉमिनेट कर सकते हैं, ठीक। तो अभी ये वर्तमान में आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो यह पूछा जाएगा कि किस जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जो है इसको समाप्त किया गया। तो 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट याद रखिएगा कि अभी जो राष्ट्रपति पहले कर सकते थे 2 का नॉमिनेशन, वो अब नहीं कर सकते, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं लोकसभा का जो सिस्टम है इलेक्शन का, उसको देखते हैं। देखिए अब देखिए होता क्या है कि जो टेरिटोरियल जो कंस्टिट्यूएंसी में बांटा गया है, ठीक है। अब राज्य को जो कह सकते हैं कि अलग अलग जो है आपका क्षेत्र में बांटा गया, टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसी में जो है आपका बांट दिया जाता है। अब इसमें क्या होता है कि 2 आपका महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि आपका चीज ध्यान में देने वाला है, क्या है, क्योंकि देखिए ये रिप्रेजेंटेशन क्या है, लोकसभा में लोगों का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, यानी कि लोग को दिखाता है, इसलिए यहाँ पर पॉपुलेशन को आधार बनाया गया। तो इसमें 2 चीज आपको देखने को मिलेगा कि जो स्टेट को जो है आपका सीट जो है फिक्स किया गया, यानी अलग अलग राज्यों के बीच जो है सीटों का बंटवारा किया गया, ठीक है, ताकि और वो बंटवारा इस प्रकार से है कि उस राज्य का जो जनसंख्या है और दूसरे राज्य का जो जनसंख्या है उसको ध्यान में रखते हुए, ठीक है। यानी जनसंख्या के आधार पर जो है आपका कह सकते हैं कि आप पहले आपका बंटवारा हुआ कि जब ये फर्स्ट टाइम की बात हम बता रहे हैं, ठीक है। उसके बाद 1970 जब अमेंडमेंट आता है तो उसके बाद हम आगे आपको बताते हैं। तो क्या होता है कि आपको ऐसे राज्य जहाँ की 6 मिलियन से अगर कम पॉपुलेशन है, यानी 60 लाख से कम अगर पॉपुलेशन है तो कम से कम जहाँ भी आपको दिया गया रिप्रेजेंटेशन तो एक तो दे ही दिया गया, ठीक है। उसके ऊपर जहाँ भी जितना जनसंख्या था जिस राज्य का, ठीक है, बिहार है, यूपी है, तो इस प्रकार से बांटा गया कि सिमिलर पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेशन जो है एक जो है आपका
MP करें। इस प्रकार से आपका जो है डिवीजन हुआ। ठीक है, अब ये तो हो गया राज्यों के बीच का बंटवारा। उसी प्रकार से आपका बंटवारा जो है, जो राज्य के अंदर वेरियस जो आपका टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी होगा वो आपको देखने को मिलेगा। यानी कि अभी तक आपको देखने को मिल रहा है कि जनसंख्या जो है वह मेन आधार आपका है, चाहे राज्यों के बीच का है ताकि वो यूनिफॉर्मिटी बना हुआ रहे, या राज्य के अंदर जो है आपका कह सकते हैं कि जो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी है वह उसके बीच का है। तो यह आपको कह सकते हैं, इसी को बोलते हैं यूनिफॉर्मिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, एंड पॉपुलेशन। तो आप समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से पॉपुलेशन जो है आपको इक्वल रिप्रेजेंटेशन जो है आपको स्टेट में भी दे रहा और उसी तरीके से आपका कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी दे रहा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कैसे जो आप न्यूज में भी सुनते हो कि पॉपुलेशन मतलब क्या। पॉपुलेशन तो देखिए वेरिएबल्स है, कहीं कंस्टिट्यूएंसी का जो है पॉपुलेशन बढ़ सकता है, कहीं घट सकता है। तो डिपेंड करता है कि वहाँ का बर्थ रेट क्या है, वहाँ का डेथ रेट क्या है, इन चीज़ों पर डिपेंड करता है। अब इसी को जो इसीलिए क्या होता था ना कि पॉपुलेशन जो है ये कहा गया इसका डिसीजन में कि जिस समय लोकसभा सीट की बात होगी उसके जो पहले का सेंसस होगा उसी के आधार पे आपका जो है उसको आधार माना गया। ठीक है, तो यह चीज़ जो है आपका है। लेकिन इसमें देखिए दिक्कत क्या हुआ कि बहुत सारे राज्य ऐसे थे जिन्होंने कि आप कह सकते हैं कि अपने पॉपुलेशन को कर्व करने के लिए जो है फैमिली प्लानिंग को अडॉप्ट किया। बहुत कह सकते हैं बहुत राज्य कम इंसेंटिव लिए। ठीक है, अब जब शुरुआत में कह सकते हैं कि जब सेंसस जब जब हुआ उसके आधार पर फिक्स करने की बात हुआ तो उसके लिए कह सकते हैं कि क्योंकि आपको आप मान के चलिए कि बिहार का जनसंख्या बढ़ रहा, केरला का घट रहा, तो घट रहा तो आप उसमें नंबर ऑफ जो सीट्स है वो प्लस माइनस होंगे। तो उसको कह सकते हैं इस काम को करने के लिए सरकार के द्वारा पार्लियामेंट के द्वारा जो है ना डीलिमिटेशन कमीशन गठित किया जाता है। अभी तक 4 बार जो है आपका डीलिमिटेशन कमीशन जो है गठित किया जा चुका है, 1952, 1962, 1972 और 2002। ठीक है, ये 4 बार हो चुका। अब लेकिन क्या हुआ कि आपका जब इमरजेंसी के दौरान ही क्या हुआ कि आपको पता है कि उस समय बहुत बड़ा डिबेट चल रहा था कि किस प्रकार से एक जो है कह सकते हैं कि रिलेटिवली जो है एक डेवलपिंग नेशन इतने बड़े जनसंख्या का लोड नहीं ले सकता, तो पॉपुलेशन कंट्रोल पर बहुत अधिक जो है फोकस था। तो उसको ऐसे राज्य जो कह सकते हैं कि उसके दिशा में फैमिली प्लानिंग को बेहतर तरीके से एक्सिक्यूट किया, उनको सजा ना मिले, यानी उनके लिए इंसेंटिव रहे कि उनका जो लोकसभा का सीट है जनसंख्या घटेगा तब भी जो है उनका बना रहे। इसीलिए क्या किया गया 42nd अमेंडमेंट के द्वारा जो है कह सकते हैं कि 1971 का जो सेंसस पर जो था उसको फिक्स कर दिया गया 2000 तक। फिर आगे क्या हुआ 84th अमेंडमेंट के द्वारा भी जो है उसको क्या कर दिया गया, फ्रीज किया गया 2026 तक। यानी कि अभी वर्तमान में अगर आप देखिएगा जो लोकसभा का सीट है वह जो है आपका पॉपुलेशन का आधार क्या है 1971, यानी लगभग 50 साल हो चुका है। तो बहुत ऐसा अभी वर्तमान समय में जब शुरुआत हुआ होगा तब बिहार का एक MP और केरला का एक MP सिमिलर लोग को मान ले यहाँ अगर 10 लाख लोग को रिप्रेजेंट कर रहा था तो आज यहाँ भी शुरुआत में 10 लाख लोग को रिप्रेजेंट करता। आज के समय में यह संभव हो सकता है कि एक MP 50 लाख लोगों का रिप्रेजेंट कर सकता है, एक MP हो सकता है कि मात्र 10 लाख लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन का बेस जो है आपको कह सकते हैं बहुत पुराना है। तो और उसका रीजनिंग हम आपको बताएं कि ताकि जो ऐसे राज्य जो इंसेंटिव लिए थे पॉपुलेशन को कर्व करने के लिए फैमिली प्लानिंग को बेहतर तरीके से एक्सिक्यूट किए थे, तो वो है। तो वही अभी देखिएगा कि अभी वर्तमान में भी देखिएगा कि इस प्रकार से अभी सेंसस हो रहा है। अभी वुमेन रिजर्वेशन का जो बिल जो है सरकार के द्वारा जो पास कराया गया उसमें 120th जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसमें है कि जो सेंसस के पास जो होगा डिलिमिटेशन होगा उसके बाद जो है रिजर्वेशन दिया जाना है, पार्लिया लोकसभा में भी जो है उनको रिप्रेजेंटेशन दिया जाना है 33% का। तो ये जो न्यूज में आप बराबर देखते रहते हैं उसका बेसिक आपको यहीं से आपका है, क्योंकि पॉपुलेशन कर्व करने के लिए ये चीज़ें जो है आपका दिया गया था। तो ये चीज़ है, ठीक है। अब लेकिन क्या हुआ कि हुआ क्या कि तो राज्य आधार पर जो है उस तरीके का आपका है, लेकिन सरकार ने 87 अमेंडमेंट में यह बोला कि राज्यों के बीच जो सीट्स है उसको तो चेंज नहीं करेंगे, मतलब बिहार और केरला का जो है या किसी अन्य स्टेट का भी है तो वह तो चेंज नहीं होगा। लेकिन कह सकते हैं कि जो बिहार के अंदर जो है जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी है
अगर मान के चले यहाँ अगर कोई मुंगेर लोकसभा क्षेत्र है और बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र है, यहाँ अगर जनसंख्या का प्लस माइनस हुआ है तो उसको जो है चेंज कर लिया जाए, उसको रीएडजस्टमेंट किया जाए, तो वह जो है आपका 1991 के आधार पर किया गया। ये आपका 87th अमेंडमेंट के द्वारा आपका जो है आप सॉरी ये आपका 84th अमेंडमेंट में ये किया गया था आपका कि 1991 का जो है आपका सेंसस के आधार पर रीएडजस्टमेंट राज्य के अंदर का, और 87th अमेंडमेंट में उसी को क्या कर दिया गया कि उसको 2001 के आधार पर जो है आपका रीएडजस्टमेंट कर लिया जाए। यानी बिहार के केस में देखिएगा, अगर एक जगह जो आपको देखने को मिलेगा वह दूसरे राज्य से तुलना नहीं, बिहार का एक टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी एक जो आपका लोकसभा का क्षेत्र है दूसरे लोकसभा क्षेत्र से, ये जो जनसंख्या के आधार पर कब फिक्स हुआ था, ये आपका 2003 में जब 87th अमेंडमेंट आया था उसी समय जो किया गया था, और ये बेस है किस पर, 2001 के आधार पर आपका ये बेस। तो यह चीज आपको समझना चाहिए कि दो चीज को अलग अलग रखेगा। राज्यों के बीच का जो बंटवारा का है वह सीट जो है 1971 का जो पॉपुलेशन बेस है उसी पर है, लेकिन इंटरनल जो आप कह सकते हैं बाउंड्री का रीएडजस्टमेंट जो है आपका 2001 के आधार पे किया गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब उसी प्रकार से है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर एससी एंड एसटी, ठीक है। तो कह सकते हैं संविधान में जो है आपका एससी एसटी के कह सकते हैं के लिए जो है रिजर्वेशन का जो है आपका प्रावधान किया गया। शुरुआत में यह जो है आपको 10 साल के लिए था, 1960 था, लेकिन हर बार जो है 10-10 साल के लिए जो है बढ़ाया जा रहा। रिसेंट में जो है 104th जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ उसमें इसको 10 साल के लिए जो है 2030 तक जो है बढ़ा दिया गया। याद रखना कि 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा ही जो आपका एंग्लो इंडियन का जो आपका नॉमिनेशन होता था 2 प्रेसिडेंट के द्वारा उसको जो है समाप्त किया गया। तो यह चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि वो सीट तो रिजर्व रहेगा एससी एसटी के लिए, यानी उसके जो कह सकते हैं कि जो कैंडिडेट वहां जो भी होंगे वो एससी या एसटी कैटेगरी है उसी से बिलोंग करेंगे, लेकिन वोट कोई भी दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वोट, जैसे हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट, वहां पर क्या था कि जो कैंडिडेट थे वह भी आपका कह सकते हैं कि एक पार्टिकुलर ग्रुप से होने चाहिए, और उसके वोटर्स भी उसी तरीके के होना चाहिए। लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ सिर्फ कैंडिडेट आपका एससी एसटी रहेगा, वोटर्स जो है आपका सबका था। इसलिए जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का है उसको जो है समाप्त किया गया, ठीक है। चलिए, तो एससी एसटी का जो है आपका जनरल सीट पर भी फाइट कर सकते हैं। जो रिजर्व सीट है एससी एसटी का, जो रिजर्व सीट है उस पर तो फाइट कर ही सकते हैं, इवन कोई जनरल सीट है वहां भी वह जो है फाइट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो हम जैसे चर्चा किए कि आपका 84th अमेंडमेंट में 1991 का जो सेंसस था उस आधार पे था, और 87th अमेंडमेंट के द्वारा 2001 का जो सेंसस है उस आधार पे जो है आपका कह सकते हैं कि सीट को रिजर्व किया गया, ठीक है, यानी उसके पॉपुलेशन को आधार बनाया गया, ठीक। अब हम लोग देखते हैं कि राज्यसभा जो है उसका ड्यूरेशन क्या है, ठीक है, और लोकसभा का ड्यूरेशन क्या है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपका जो है राज्यसभा से। राज्यसभा देखिए कि सबसे पहले जो है ये 1952 में आपका जो है बनाया गया था, और यह जो है कभी डिसकंटिन्यू नहीं होता, यानी डिजोल्यूशन इसका नहीं होता, ठीक है। यह एक परमानेंट चैम्बर है, ठीक है। और यहाँ के जो है 1/3 आपका हर 2 साल में आपके जो मेंबर्स होते हैं वह जो है आपका रिटायर करते हैं। अब देखिए इसमें थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा, 1952 में फर्स्ट टाइम बना, यानी पूरा बना, तो पहला फर्स्ट टाइम क्या हुआ होगा कि उसमें हुआ ऐसा कि अब ये प्रावधान किया गया कि जो 1/3 आपका मेंबर होंगे मात्र 2 साल के लिए बनेंगे, यानी 52 में जो है 1/3 जो है वो उनको जो है कह सकते हैं उनका टेन्योर मात्र 2 ही साल का रहा। और ये व्यवस्था किस प्रकार से किया गया था, तो लॉटरी सिस्टम से किया गया। उसी प्रकार से दो जो है आपका फिर 2 साल के बाद यानी 56 में आपका हो गया, तो ये भी इनका टेन्योर कितना रहा, 4 साल, यानी 1/3 का टेन्योर 2 साल रहा, 1/3 का आपका 4 साल रहा, और जो 58 में किए होंगे वो तो 6 साल पूरा के। और तब से ये जो सीरीज है आपका 6 साल का वो लगातार जो है उस तरीके से चल रहा है। यानी शुरुआत में कह सकते हैं जो 54 और 56 में जो आप कह सकते हैं कि जो चुनाव हुआ होगा वहां पर जो भी रिप्लेस हुए होंगे वो मात्र 2 साल या 4 साल उनका टेन्योर रहा होगा। अब ये कंटिन्यू है, हर जो है आपका कह सकते हैं 2 साल पे रिन्यूअल आपका 1/3 का आपका होता है, ठीक है। अब सबसे पहला इसमें से यह भी जानना चाहिए कि इसको परमानेंट क्यों रखा गया।
परमानेंट क्यों रखा गया, क्यों इसको इसको क्यों नहीं डिजोल्व कर रखा गया? देखिए, हम आपको बताएं ना कि राज्यसभा का पर्पस क्या है, राज्यों को इंटरेस्ट को जो है उसको प्रोटेक्ट करना, ठीक है। तो कभी भी ऐसा नहीं हो कि लोकसभा अगर नहीं भी रहे तो कह सकते हैं कि लोकसभा अगर डिजोल्व है तब भी राज्यों का हित देखने के लिए जो है आपका राज्यसभा जो है उसमें वहां पर कह सकते हैं कि परमानेंट स्थिति में रहे। और ये क्यों जरूरी है, क्योंकि फेडरल अपना जो कह सकते हैं कि कह सकते हैं फेडरलिज्म के प्रिंसिपल को ध्यान में रखें कि राज्यों का हित उतना ही जरूरी है। अभी आपको नहीं लगेगा, लेकिन कह सकते हैं एक जो इन्फेंट नेशंस था उसके लिए बहुत बड़ा कह सकते हैं चैलेंज होता है कि उनके जो भी राज्य बने हैं वह अलग नहीं हो, इसलिए राज्यों को साथ में लेके चलना जो है सेंटर का कह सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होता है। उस प्रिंसिपल के तहत जो है आपको ये इसीलिए जो है इस तरीके का बनाया गया कि राज्यों का हित जो है हमेशा प्राथमिकता पर बने हुए रहे। इवन लोकसभा नहीं भी रहे, डिजोल्व हो सकता है कभी तो, या रहे तब भी जो है आपका ये जो है परमानेंट होना चाहिए, ठीक। तो ये चीज अब क्या कहता है कि वेकेंट जो है आपका जो है आपको हर साल जो 2 साल पर होता है, थर्ड ईयर के बिगनिंग में जो है उनसे फ्रेश इलेक्शन करा के जो है फिलअप जो है आपका किया जाता है। जो रिटायर होते हैं वह भी जो है आपका किस मतलब दोबारा उसमें चयन हो सकते हैं जितना बार भी वो, उस पर किसी प्रकार का रोक जो है नहीं है। यानी राज्यसभा का जो मेंबर है वो कितना बार भी बन सकते हैं, कोई कोई टर्म जो है उसमें से नहीं है, ठीक है। अब उसमें क्या है कि आपका ये है जो एक एक्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, उसमें जो है आपका जो है इसके तहत जो है 6 साल का आपका जो है टर्म जो है इसको कह सकते हैं कि फिक्स जो है किया गया। संविधान में इस प्रकार का कोई प्रावधान जो है आपका नहीं किया गया था और ये जो है पार्लियामेंट के ऊपर जो है छोड़ दिया गया। और उसी के तहत जो आरपीए एक्ट बना उसमें जो है इस बात का जिक्र है कि जो है 6 साल जो है जो भी मेंबर्स होंगे उनका जो है 6 साल का कार्यकाल रहेगा, लेकिन हर 2-2 साल पर रहेगा। यानी राज्यसभा जो एज ए हाउस है वह कंटिन्यू करेगा, मेंबर जो है उनका टेन्योर 6-6 साल का रहेगा। वहीं लोकसभा के केस में यानी एमपी के केस में, सांसद के केस में क्या है, यह जो है कंटिन्यूइंग चैम्बर नहीं है। ये क्या होता है कि 5 साल के बाद जो है जब कभी भी पहला मीटिंग हो, जनरल इलेक्शन हुआ उसका फर्स्ट मीटिंग से पहला मीटिंग जिस दिन से हुआ उस दिन से आपका टर्म चालू हो जाता है 5 ईयर्स तक, ठीक है। 5 साल तक का जो है लोकसभा का कार्यकाल जो है होता है। 5 साल के बाद जो है ऑटोमेटिकली जो है यह डिजोल्व हो जाता है। बीच में जो है आपका प्रेसिडेंट जो है पहले भी यानी 5 साल के पूर्व भी उसको जो है डिजोल्व कर सकते हैं। जो ये कह सकते हैं डिजोल्यूशन होता है इसको किसी भी कोर्ट में जो है चैलेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी टॉपिक हम लोग कवर कर चुके हैं पूर्व में, उसमें हम लोग देख चुके हैं कि किस प्रकार से नेशनल इमरजेंसी जब होता है तो एक बार में जो टेन्योर है लोकसभा का एक एक साल के लिए बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। एक साल में एक बार इसको जो है कह सकते हैं मल्टीपल टाइम्स बढ़ाया जा सकता है, लेकिन एक बार में जो लोकसभा का टेन्योर है वह 1 साल ही बढ़ाया जा सकता है। तो ये इमरजेंसी टॉपिक में इसको कवर कर चुके हैं। जो स्टूडेंट नए जुड़े हुए हैं आप जाके इसके पहले का वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो ये इमरजेंसी में हो गया, ठीक है। उसमें क्या है कि ये जब इमरजेंसी समाप्त होता है तो उसके 6 मंथ से ज़्यादा फिर कंटिन्यू जो है उसको बियॉन्ड नहीं किया जाता, उसके पहले यानी चुनाव कर लिया जाना है। तो इमरजेंसी टॉपिक में इन चीज़ों को बहुत ही डिटेल से कवर कर चुके हैं। अब है कि क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि हम उनका कह सकते हैं कि क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो सबसे पहले तो ओबियस सा बात है कि उनको भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। प्लस जब कभी भी वो कह सकते हैं कि चयनित होते हैं तो उनको जो है संविधान का कह सकते हैं कि आपको शपथ जो है उनको जो है लिया जाना चाहिए, जो भी कह सकते हैं कि आपका इलेक्शन कमीशन के द्वारा एक्चुअली में ये उस समय का है। देखते हैं क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट। देखिए इसमें सबसे पहले ओबियस है कि उनको जो है भारत का नागरिक जो है होना चाहिए, तो सिटीजनशिप जो है उनका भारत का होना चाहिए। प्लस उनको जो है शपथ या ओथ जो है एक ऐसे पर्सन के सामने जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा ऑथराइज है उनके सामने जो है आपको शपथ लेना पड़ता है जब कभी भी वो कह सकते हैं अपना कैंडिडेचर पेश करते हैं। देखते होंगे आप जब कभी भी फोटो देखते होंगे बहुत बार वायरल होता है कि किस प्रकार से
कोई जो आप कह सकते हैं आरओ बोलते हैं उसको, रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं, उनके समक्ष जब वो फाइल करने के लिए नॉमिनेशन जाते हैं, देखिएगा कि जो इवन प्राइम मिनिस्टर जब होते हैं उनका भी जो है आपका वायरल होता है कि किस प्रकार से जो कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होंगे उनके सामने जाके वो अपना जो है कह सकते हैं कि वो ओथ लेते हैं और अपना नॉमिनेशन फाइल करते हैं। तो वो प्रक्रिया है। अलग अलग केस में जैसे कोई हॉस्पिटल में है तो उसके लिए अलग प्रावधान है। तो खैर उतना डिटेलिंग अभी आपको ज़रूरत नहीं है, जब आप जॉब में आइएगा तो उसमें ज़रूरत रहेगा, ठीक है। तो कहने का मीनिंग है कि उनको ओथ या जो है इन्फॉर्मेशन लेना पड़ता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, जो भी ऑथराइज पर्सन होता है। सामान्य केस में जो रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं, ठीक है, वो लोकसभा के केस में जनरली आपको जो रेस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होंगे वही सामान्यतः आपको देखने को मिलेगा। किसी किसी केस में अलग भी अलग अलग राज्य में देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो वो ऑथराइजेशन जो है इलेक्शन कमीशन के द्वारा किया जाता है। तो वहाँ पर उनको जो है संविधान का कह सकते हैं कि के साथ वो ट्रू फेथ रखेंगे, उसका जो ओथ लेना पड़ता है, और देश का जो सोवरेंटी इंटीग्रिटी है उसको मेंटेन रखेंगे, उसको अपहोल्ड करेंगे, उसका शपथ लेना पड़ता है। ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है, ठीक है। उसके बाद मिनिमम एज क्या है, 30 साल का है, ठीक है, राज्यसभा के लिए, और लोकसभा के लिए 25 साल का है। और पार्लियामेंट के द्वारा किसी अन्य प्रकार का जो भी क्वालिफिकेशन का शर्त रखा गया वह भी उनको पूरा करना चाहिए। अब देखिए आरपीए एक्ट जो बनाया गया उसमें बहुत सारी चीज कवर है। उसमें कुछ एडिशनल क्वालिफिकेशन रखे गए, यानी कि जो भी मेंबर्स होंगे वो कहीं ना कहीं जो है आपका पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी के आपका कह सकते हैं वोटर होना चाहिए, इलेक्टर होना चाहिए, यानी कहीं ना कहीं उनका वोटर लिस्ट में नाम जो है उनका होना चाहिए, ठीक है। राज्यसभा के लिए पहले था एक नियम था कि जिस राज्य से वो चयनित होना चाहते हैं, ठीक है, उनमें उनका नाम होना चाहिए। बाद में इसको हटा दिया गया। वर्तमान में जो नियम है कि उनका उसी राज्य में होना जो है उसको जरूरी नहीं है, ठीक है। उस और एससी एसटी के लिए क्या है कि जिस राज्य में मान के चलिए कि एससी एसटी के लिए सीट रिजर्व है, तो उस राज्य में का जो है आप कह सकते हैं एससी एसटी का कम्युनिटी का वो मेंबर होना चाहिए, ठीक है। उनके पास उसको दिखाने के लिए रिलीवेंट जो है डॉक्यूमेंट्स कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा होना चाहिए, ठीक है। ध्यान देने वाला बात क्या है कि एससी एसटी कैंडिडेट भी जनरल सीट पर जो है कंटेस्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे केस हैं जहां पर कि जो है डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है। तो फर्स्ट है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एक्चुअली में संविधान में कहीं उस तरीके से एक्सप्लिसिट तरीके से जो है आपको डिटेलिंग नहीं मिलेगा, मतलब उस तरीके से कह सकते हैं कि एक्सप्लिसिट तरीके से नहीं, लेकिन वेरियस जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, हाई कोर्ट का जजमेंट है, उस आधार से आप जो है उसका इंटरप्रिटेशन उठाते हैं कि अगर कोई राज्य सरकार या कह सकते हैं केंद्र सरकार कि किसी लाभ के पद पर है, यानी जहाँ कहीं ना कहीं उनको किसी प्रकार से न्यूमरेशन मिल रहा है, उनको किसी न किसी तरीके से वेतन मिल रहा है, या उसको इनडायरेक्टली किसी प्रकार का लाभ मिल रहा है। इसमें देखिए फेमस देखिए जया बच्चन का केस था, ठीक है। यानी अगर किसी भी तरीके से अगर लाभ नहीं पैसे में राशि नहीं ले रहे हैं, किसी दूसरे तरीके से भी इम्प्लिसिट लाभ का अगर जिसमें गुंजाइश रहता तो उसको भी आपका ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में कहा जाता है। ये मेंस का एक बड़ा टॉपिक है जिसको कि मेंस वाला क्लास में बहुत डिटेल से इसको कवर करेंगे, ठीक है। इसमें मिनिस्टर का पद को जो है एक्सेप्शन के रूप में रखा गया है, ठीक है। उसके बाद अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, ठीक है वो, लेकिन जो अनसाउंड माइंड का है वह जो है डिक्लेयर होना चाहिए किसी कंपिटेंट कोर्ट के द्वारा, ना कि कोई भी व्यक्ति बोल दिया कि वह जो है अनसाउंड माइंड का है तो वो मान्य नहीं होगा, वो डिस्क्वालिफिकेशन का आधार नहीं बनेगा। वो जो है कहीं ना कहीं कंपिटेंट कोर्ट के द्वारा जो है उसको डिक्लेयर होना चाहिए। उसी प्रकार से अनडिस्चार्ज जो इंसॉल्वेंट यानी दिवालिया नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपका उसी तरीके से आपका वो सिटीजन जो है आपका ऐसा ना हो कि वो किसी दूसरे कंट्री का जो है वो सिटीजनशिप ले चुके हैं, या अपने इंडिया का जो सिटीजनशिप है उसको वह जो है त्याग कर चुके हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके का कह सकते हैं, यानी नागरिकता उनका इंडिया का ही सिर्फ होना चाहिए। इंडिया में आपको पता है सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है, ठीक है। या कोई ऐसे कानून जो पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए हैं उसका वायलेशन करते हुए अगर कह सकते हैं डिस्क्वालीफाई अगर होते हैं तो वो भी डिस्क्वालिफिकेशन का एक आधार बनेगा, ठीक है। अब एडिशनल जो है आरपीए एक्ट में सर्टेन जो है कुछ चीजें और कही गई है। उसमें कहता है कि ए पर्सन जो है वो आपका एमपी में डिस्क्वालीफाई होगा अगर वो इलेक्टोरल ऑफेंस में पकड़ा जाता है या करप्ट प्रैक्टिसेस, यानी चुनाव के दौरान अगर किसी प्रकार का कह सकते हैं माल प्रैक्टिसेस है, इलेक्टोरल ऑफेंस है, यानी
बूथ लूटना है या किसी को डराना है, धमकाना है, पैसा जबरदस्ती दे देना है, शराब पिला के वोट लेना है, तो बहुत तरीके का जो आप सुनते हैं उस तरीके का अगर किसी प्रकार का ऑफेंस में जो है नाम है तो वो जो है आधार बनता है उनको डिस्क्वालिफिकेशन का। क्रिमिनल कॉन्विक्शन अगर होता है यानी किसी कोई क्राइम किए हैं और उनको जो सजा मिला है 2 साल या 2 साल से अधिक का सजा मिला है, ठीक है, तो वो उसे केस में वो कह सकते हैं कि वह डिस्क्वालिफिकेशन का आधार बनता है। और जिस समय उनका सजा समाप्त होता है उसके 6 साल तक वह जो है कंटेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है, तो ये डिस्क्वालिफिकेशन। वहीं आपका एक है इलेक्शन कैंपेन एक्सपेंसेस। जब चुनाव होते रहता है तो उनको देखिए हर कैंडिडेट का फिक्स किया गया है, ठीक है, कि लोकसभा के एक कैंडिडेट अगर है तो कितना जो है एक्सपेंड कर सकते हैं, अगर विधानसभा के लिए कोई कैंडिडेचर है तो कितना वो खर्च कर सकते हैं चुनाव में। क्यों रखा गया? क्योंकि जो है लेवल प्लेइंग फील्ड जो है मिल सके, ठीक है। तो ये जब मिल सके तो कैंडिडेट को यह कह सकते हैं मैंडेटरी है कि उनको जो है आपको अपना जो इलेक्शन एक्सपेंसेस है उसको जो है कह सकते हैं कि उनको जमा करना रहता है, ठीक है। तो अगर जमा नहीं करते हैं तो ऐसे केस में जो है उनका कह सकते हैं कि वो डिस्क्वालीफाई होते हैं और आगे वो फिर चुनाव नहीं लड़ पाते हैं, ठीक है। हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में 2-3 ऐसे केस देख चुके हैं, ठीक है। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, तो अगर जो है आपका कहीं ना कहीं जो है आपका कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट अगर इंटरेस्ट है, कोई भी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, कोई गवर्नमेंट सर्विसेज में अगर वो इन्वॉल्व है तो वह भी उनका आधार बनता है जो है डिस्क्वालिफिकेशन का। उसी प्रकार से अगर किसी कोई पीएसयू है वहाँ पर अगर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का अगर होल्ड करते हैं, वहाँ पर डायरेक्टर है, वहाँ पर मैनेजिंग कह सकते एजेंट है, ऐसा कंपनी जिसमें कम से कम जो शेयर है आपका 25% जो है आपका सरकार का होना चाहिए, तो उसमें अगर ऐसे पद पर हैं तो उसको भी जो है कह सकते हैं आपको डिस्क्वालिफिकेशन का आधार बनेगा। जब ये नॉमिनेशन करते हैं तो इन चीज़ों का कह सकते हैं उनको जो है फिलअप करके देना पड़ता है, ठीक है, ठीक। और अगर इसमें से बाद में अगर कह सकते हैं कि अगर किसी ने झूठा सूचना दिखाया, झूठा एफिडेविट दिया, अगर वो होता है तो वो उसको जो है डिस्क्वालिफिकेशन का आधार बनता है और इलेक्शन कमीशन उसके अकॉर्डिंग जो है निर्णय ले सकता है, ठीक है। अगर वही जो है अगर कोई व्यक्ति है कि जिसको कि नौकरी से निकाला गया है और उसका आधार नौकरी से निकालने का आधार उनका करप्शन है या स्टेट के साथ डिसलॉयलिटी है, राज्य के साथ किसी प्रकार का गद्दारी है या भ्रष्टाचार है, तो वह जो है उनका आधार बनता है डिस्क्वालिफिकेशन का, ठीक है। उसी प्रकार से अगर उस कह सकते हैं उन पर अगर आरोप है या कन्विक्शन हुआ है, सजा हुआ है, दो जो ग्रुप है, दो कह सकते हैं दो किसी प्रकार का सोशल ग्रुप हो सकता है, दो धर्म के आधार पर ग्रुप हो सकता है, यानी हिंदू मुस्लिम हो सकता है या वेरियस जो कास्ट ग्रुप्स हैं उसमें अगर किसी प्रकार का अगर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ाते हैं तो या उसको समर्थन करते हैं, प्रमोट करते हैं, वह जो है उनका डिस्क्वालिफिकेशन का आधार बनता है, ठीक है। तो यह चीज़ आपको ध्यान देना चाहिए, या जो है उसमें जो घूसखोरी का है वह भी एक आधार है, ठीक है। उसी प्रकार से सोशल क्राइम है, ठीक है, कि जैसे कि मान के चलिए कोई अनटचेबिलिटी को प्रमोट कर रहा है, डोरी या सती जैसे जो कह सकते हैं सोशल इविल्स है, उसको या तो खुद किया है या दूसरे को करने के लिए प्रेरित कर रहा है, ठीक है। तो दोनों केस में जो है ये इस तरीके का जो है उनके आधार बनता है उनका डिस्क्वालिफिकेशन का, ठीक है। तो यह चीज़ है। ध्यान देने वाला बात क्या है कि जो प्रेसिडेंट का डिसीजन है वह जो है उसका फाइनल डिसीजन होता है इन सब जो क्वालिफिकेशन है। ऑफ कोर्स जो डिसीजन लिया जाता है वह इलेक्शन कमीशन के एडवाइस पे लिया जाता है, लेकिन डिसीजन किनका होता है? वह प्रेसिडेंट का। उसके बाद है कि एक ग्राउंड और बनता है, वो है डिफेक्शन, यानी चयन किसी पार्टी पर हुए और उस पार्टी को छोड़ के जो है दूसरे पार्टी में चले गए, तो ये जो है इसका कवर किया गया है 10th शेड्यूल के अंदर, जो है उसको एक आधार बना गया है, उनको कह सकते हैं कि डिस्क्वालीफाई जो है किया जाता है। कैसे कैसे केस में अगर किसी पार्टी पर कोई चयनित हुए, मान के चलिए कोई बीजेपी पार्टी में चयनित हुए और वो अपना मेंबरशिप जो है वह वॉलेंटरी स्वेच्छा से छोड़ देते हैं जिस पार्टी, तो वो भी जो है डिस्क्वालिफाइड हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो है दूसरे अब कह सकते हैं कि व्हीप व्हीप होता है कि हर पार्टी जो है कह सकते हैं कि अपने जो पार्टी मेंबर्स हैं उनको निर्देश जारी करता है कि इनको वोट देना है या इसके समर्थन में वोटिंग करना, उसके अगेंस्ट अगर कोई जाके अगर कोई कह सकते हैं वोटिंग होता है तो वह भी जो है आधार बनता है, ठीक है। तो उसके बाद क्या आता है कि अगर कोई इंडिपेंडेंट मेंबर है, ठीक है, अगर कह सकते हैं बहुत सारे कैंडिडेट आपको एमपी में कह सकते हैं कि चयन हुए हैं लेकिन वो किसी पार्टी के नहीं है, ठीक है, तो वो कह सकते हैं अगर किसी पार्टी को ज्वाइन करता है तो वह भी आधार बनता है, ठीक है।
उसके बाद नॉमिनेटेड मेंबर, जैसा हम लोग देखें कि नॉमिनेशन का भी प्रावधान है, लेकिन उनके केस में क्या है कि 6 मंथ का उनको ऑप्शन दिया गया। जिस डेट को वो मेंबर बनते हैं 6 मंथ के अंदर अगर वो कोई पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं तब तो वो डिस्क्वालिफिकेशन का आधार नहीं है, अन्यथा वह भी जो है उसके बाद अगर ज्वाइन करते हैं किसी पार्टी को तो डिस्क्वालिफिकेशन का जो है आपको आधार बनता है। ठीक है, अब क्या है कि ये जो एंटी डिफेक्शन कानून को लागू करने का जवाबदेही किन पर है, पावर शक्ति किसके पास है। देखिए राज्यसभा में जो पावर है वो चेयरमैन के पास है। चेयरमैन यानी कहने का मीनिंग हो गया कि आपका वाइस प्रेसिडेंट के पास पावर है। ठीक है, लोकसभा में लोकसभा के स्पीकर के पास पावर है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये पहले जो है पावर जो है आपका जो इसमें था कि जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, लेकिन जो है आपका 1992 में एक बहुत ही कह सकते हैं फेमस जजमेंट है कि हो तो होलोहन का, उसके बाद जो है इसको जुडिशियल रिव्यू में जो है रखा गया, क्योंकि कोर्ट के द्वारा ये कहा गया कि बहुत सारे मैटर में ऐसा देखा गया है कि जो चेयरमैन होते हैं कह सकते हैं या वाइस प्रेसिडेंट हैं या लोकसभा के केस में जो स्पीकर है वह मतलब वाइस्ड होके वो अपना फैसला जो है देते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान के चलिए कि कोई रूलिंग पार्टी है, रूलिंग पार्टी के पास अगर कोई आता है, क्योंकि जनरली रूलिंग पार्टी के ही जो है आपका स्पीकर होंगे। अब अगर कोई अपोजिट पार्टी से छोड़ के अगर कोई आता है और वो अगर ज्वाइन कर लेता है रूलिंग पार्टी को, और अगर जो कह सकते हैं जिस पार्टी को छोड़ के आया वो अगर जो स्पीकर के पास आवेदन देता है इसके डिस्क्वालिफिकेशन को, तो इसको पेंडिंग रख दिया जाएगा, फैसला ही नहीं दिया जाएगा। तो इस तरीके का जो है बायसनेस आपको देखने को मिल सकता था, और ये मेंस में भी एक बड़ा टॉपिक बनता, तो वहाँ और बहुत सारे पॉइंट्स के साथ वहाँ पर चर्चा करेंगे। शॉर्ट के लिए प्रीलिम्स के लिए इतना ही हम लोग इसको रख लें। अब देखिए कि क्या होता है वेकेटिंग ऑफ सीट्स, ये कब कब जो है आपका लोकसभा का जो एमपी का कह सकते हैं सीट, ये कब कब जो है आपका वेकेट होता है। तो पहले तो है कि डबल मेंबरशिप, कोई भी जो पर्सन है वह दोनों हाउस का यानी लोकसभा या राज्यसभा का एक साथ वो मेंबर नहीं रह सकता। अगर दोनों हाउस में अगर उसका कह सकते हैं इलेक्ट हुए हैं तो वह 10 दिन के अंदर जो है उनको बताना पड़ेगा कि वह किस जो है लोकसभा में रहना चाहते हैं कि राज्यसभा में रहना चाहते हैं। अगर वो नहीं बताएंगे तो उनका जो है राज्यसभा का सीट जो है वेकेट हो जाएगा। ठीक है, लोकसभा का उनका रह जाएगा लेकिन राज्यसभा का सीट जो है वेकेट हो जाएगा। वहीं दूसरे तरफ है कि अगर कोई सिटिंग कह सकते हैं मेंबर है एक हाउस का, यानी राज्यसभा का मेंबर है और लोकसभा के लिए कह सकते हैं कि चयनित हो गए, तो वो ऑटोमेटिकली जो है राज्यसभा का सीट वेकेट हो जाएगा। उसी प्रकार से लोकसभा के मेंबर है और चयन हो गया है राज्यसभा में तो ऑटोमेटिकली वेकेट हो जाएगा। ठीक है, तो यह चीज भी यहाँ पर आपको है। ठीक है, तो यह इसमें क्या होता है कि अगर इसमें इफ इलेक्टेड टू टू सीट्स इन सेम हाउस, अब इसमें क्या होता है कि आपका मान के चलिए कि लोकसभा में बहुत बार देखते होंगे कि एक ही कैंडिडेट है दो जगह से कंटेस्ट करते हैं। प्राइम मिनिस्टर के केस में भी देख सकते हैं, राहुल गांधी जो है उनके भी केस में देख सकते हैं। तो उनको एक जो है चूज करना पड़ेगा, और नहीं अगर चूज करेंगे तो दोनों सीट जो है खाली हो जाता है। तो उनको प्रेफरेंस बताना पड़ता है ताकि दूसरे जगह जो है फिर से चुनाव क्योंकि वहां कराया जाना है, क्योंकि एक जो टेरिटोरियल कंस्टिट्यूंसी होगा वहां का एक ही एमपी होगा। तो यह नियम है। ठीक है, अब है कि ये तो पार्लिया लोकसभा और राज्यसभा की बात हो गई। ठीक है, ये यानी शॉर्ट में इसको अगर आप समराइज कीजिए तो क्या है कि अगर एक ही साथ चयन हुए हैं दोनों में तो आपको 10 दिन के अंदर बताना पड़ेगा, नहीं बताइएगा तो आपका राज्यसभा का जो है समाप्त हो जाएगा। और वहीं आप पहले से मेंबर हैं और दूसरे हाउस का आप इलेक्ट हो गए हैं तो पहले वाला आपका जो है आपका जो है राज्यसभा वाला पहले जिस हाउस के हैं वो वेकेट हो जाएगा। वहीं जो है अगर एक ही हाउस में आप दो जगह से चयनित हो गए हैं तो आपको बताना पड़ेगा कि आप किस सीट को प्रीफर करेंगे, किस सीट को होल्ड करेंगे। नहीं बताने पर दोनों सीट आपका वेकेट हो जाएगा। तो यह चीज है। ठीक है, वहीं देखते हैं कि अगर कोई पार्लियामेंट है और स्टेट लेजिस्लेचर है तो वहां पर क्या होता है, एक ही साथ कोई भी व्यक्ति जो है पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं हो सकता। ठीक है, तो जो भी आप कह सकते हैं कि इलेक्ट होते हैं उनको 14 दिन के अंदर जो है आपका स्टेट लेजिस्लेचर को जो है आपका वो जो सीट होगा वह जो है उनको छोड़ना पड़ेगा, अन्यथा जो पार्लियामेंट का सीट है वह जो है वेकेट हो जाएगा। तो यह चीज है। ठीक है, उसके बाद एक और है डिस्क्वालिफिकेशन का। ठीक है, कि अगर कोई जो मेंबर होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्वालिफिकेशन है या डिफेक्शन है उसमें के अंतर्गत आते हैं तो वह भी जो है मेंबर आपका कह सकते हैं कि डिस्क्वालीफाई होते हैं, तो उस आधार पर भी जो है आपका सीट जो है वेकेट हो जाएगा।
तो पहला आधार हम लोग चर्चा किए कि अगर डबल मेंबरशिप है तब, दूसरा है कि अगर कहीं से डिस्क्वालीफाई होंगे तब भी खाली होगा सीट। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि सीट कब कब खाली होता है, ठीक है। तीसरा कारण है कि रिजिग्नेशन, यानी वो खुद से जो है रिजाइन कर दें, ठीक है। जो मेंबर्स होते हैं वो रिजाइन कर सकते हैं। अगर राज्यसभा के मेंबर हैं तो जो चेयरमैन है यानी कि वाइस प्रेसिडेंट है उनको राइटिंग में देके रिजाइन कर सकते हैं। अगर लोकसभा के मेंबर हैं तो उनको जो है स्पीकर को जो है जाके देना पड़ेगा अपना, ठीक है। जब ये खाली कब माना जाता है, जब रिजिग्नेशन एक्चुअली में एक्सेप्ट हो जाता है तब जो है उसको आपको वेकेट माना जा सकता है, ठीक है। चेयरमैन या स्पीकर के पास जो है वो पावर होता है कि वह रिफ्यूज कर सकता है जब उनको लगता है कि यह रिजिग्नेशन जो है जेन्यून नहीं है या वॉलेंट्री नहीं है, किसी प्रेशर में दिलाया गया, तो वो उनको जो है ये पावर यहाँ पर है। उसके बाद चौथा एक इंटरेस्टिंग है, एक है अब्सेंस, यानी जिस प्रकार से स्कूल में लंबे समय तक कोई अनुपस्थित रहता तो नाम काट दिया जाता है, उसी प्रकार से क्या होता है कि हाउस में भी अगर कोई लंबे समय से कह सकते हैं एबसेंट है, 60 लगातार मीटिंग से बिना परमिशन अगर वो एबसेंट है तो उनका कह सकते हैं कि सीट जो है वेकेट जो है डिक्लेयर किया जा सकता है। 60 मतलब जो उनको कह सकते हैं जो जहाँ जिस समय सेशन चल रहा है, ठीक है, तो उसको ध्यान में रखते हैं, ठीक है। तो यह चीज़ है। तो कह सकते हैं कि चार आधार जो है उस आधार पे आपका जो मेंबर्स होते हैं उनका जो है सीट जो है आपका वेकेट जो है आपका हो सकता है, ठीक है। तो यह चीज़ है, ठीक है। इसमें जो कैलकुलेशन है 60 डेज का, उसमें एक एक्सेप्शन है, उसको ध्यान रख सकते हैं आप कि पीरियड ऑफ प्रोरोगेशन और एडजर्नमेंट मोर देन 4 डेज अगर है तो उसको कैलकुलेशन से हटा दिया जाता है। प्रोरोगेशन मतलब क्या होता है कि जो है आपको पता है कि जब समन किया जाता है तो उसके बाद क्या होता है कि आपको जो कह सकते हैं कि लोकसभा प्रेसिडेंट क्या करते हैं कि फिर जो है आपका जब सेशन समाप्त हो जाता है तो उसके बीच जो है उसको सेशन इंड करते हैं, उसको प्रोरोग बोलते हैं, ठीक है। तो उसका कह सकते हैं उसका पीरियड को काउंट नहीं किया जाना है। प्लस जो है आपका अगर एडजर्नमेंट हुआ है, अगर 4 दिन से 4 दिन से ज़्यादा का लगातार एडजर्नमेंट है, उसको भी कैलकुलेशन में नहीं लिया जाना, ठीक है। तो शॉर्ट में यह है कि कैलकुलेशन करते समय ये आएगा, लेकिन हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि 60 डेज के लिए जो है लगातार अगर जो है वो अब्सेंट है तो वह जो है कह सकते हैं डिस्क्वालिफिकेशन का आधार जो है आपका बनता है, ठीक है। अदर केस क्या है कि जो मेंबर्स है वह वेकेट हो जाएगा, उनका चुनाव जो हुआ उसी को जो कह सकते हैं अगर वाइड घोषित कर दिया गया किसी कोर्ट के द्वारा, ठीक है, एक्सपेल्ड कर दिया गया हाउस के द्वारा। हाउस को बहुत पावर होता है जो आगे चर्चा करेंगे, तो अगर किसी मेंबर को एक्सपेल कर दिया गया उस समय, ठीक है। अब उसके बाद जो है आपका प्रेसिडेंट या जो है वाइस प्रेसिडेंट के रूप में अगर चुनाव उनका जो है इलेक्ट हो गया तब, ठीक है, या गवर्नर के रूप में इलेक्ट हो गए, तो इन सब केस में जो है वेकेट जो है आपका माना जाएगा, ठीक है। तो हम लोग अभी तक देखें कि किस प्रकार से जो है आपका सीट वेकेट हो रहा है। अगर डिसक्वालीफाइड पर्सन है तो वो क्या कर सकता है, डिसक्वालीफाइड पर्सन देखिए कोर्ट जा सकता है, हाई कोर्ट जा सकता है, ठीक है, और वहां पर जो है आपको कह सकते हैं अप्रोच कर सकता है। वहां भी नहीं होता तो फिर जो है वो अपील में सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है। अब ओथ और एफर्मेशन ऑफ मेंबर्स जब चयन होके आ जाते हैं, जब वो कंटेस्ट कर लिए, कंटेस्ट करने के बाद जो है वो कह सकते हैं कि जब वो आते हैं तो उनको फिर से जो है देखते होंगे कि जब कभी भी चुनाव होता है तो एमपी हो एमएलए हो वो जो है शपथ जो है आपका लेते हैं, ठीक है। अब ओथ जो है एडमिनिस्टर होता है, ठीक है, या तो प्रेसिडेंट के सामने या जो पर्सन जो है वो अपॉइंट है प्रेसिडेंट के द्वारा उसके लिए उसके समक्ष जो है शपथ लिया जाना होता है, ठीक है। शपथ किस चीज का लिया जाना है, एक तो स्वाभाविक है कि जो संविधान का जो के प्रति जो सच्ची श्रद्धा है उसका है, सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी का है। अब प्लस जो है आपको जब आप क्योंकि अब चयन हो गया है तो जो जिस पद पर चयन हुआ है उसका जो कह सकते हैं कि जो ड्यूटी है उसको निभाने की, ये 3 चीजें। पहले जो ओथ की हम चर्चा किए थे उस समय था जब वो इलेक्ट होना चाह रहे थे, मेंबर बनना चाह रहे थे अपना, मतलब कह सकते हैं कि तभी तो कंटेस्ट कर पाएंगे उस समय। अभी क्या है कि अगर कोई एमपी जो है इलेक्ट हो गया है उसके बाद जब वो हाउस में कह सकते हैं कि जब वो शपथ लेते हैं उसमें जो चीज रहता है उसके बारे में, तो यहाँ पे सोवरेनिटी इंटीग्रिटी कॉमन है, ट्रू फेथ एंड एलिजियंस कॉमन है। यहाँ पर एडिशनल क्या है कि फेथफुली डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी, वहां पर क्यों नहीं हो सकते क्योंकि वहां तो बहुत समय वो कंटेस्ट ही कर रहे थे, तो यह चीज है, ठीक है। उसके बाद है कि अगर कोई शपथ नहीं लेता है तो क्या होता है, जब तक वो शपथ नहीं लेते हैं तब तक वो अपना
चयन हो गया, लेकिन जब तक वो शपथ नहीं लिए वोट नहीं दे सकते, प्रोसीडिंग में भाग नहीं ले सकते, या जो कह सकते हैं कि जो पार्लियामेंट्री के मेंबर होने के नाते जो उनको प्रिविलेज मिला हुआ, इम्यूनिटी मिला हुआ, उसको वो अवेल नहीं कर पाएंगे। साथ ही कुछ पेनाल्टी का भी प्रावधान है। अगर वह जो है हाउस में वोटिंग देते हैं, आपका जो है कह सकते हैं कि आपका जब बिना प्रिस्क्राइब्ड ओथ और एफर्मेशन का देते हैं तो पर डे के लिए आपको फाइन है। प्लस जो है आपका ये वो जानते हुए कि वो क्वालिफाइड नहीं है मेंबरशिप के लिए और वो वहाँ पर अगर अटेंड करते हैं तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद जो है उनको यह जानते हुए कि उनको जो है हाउस में बैठने से या फिर जो है कह सकते हैं वोटिंग से मना किया गया, उसके बाद अगर वो करेंगे तो ये इस तरीके का प्रावधान जो यहाँ पर है, ठीक है। ये कह सकते हैं बहुत ही माइन्यूट डिटेल्स है, ये तो कभी एग्जाम्स में नहीं आता, लेकिन क्योंकि बुक्स में दिया हुआ तो कवर आपके साथ कर दी। अब है कि आपका जो कह सकते हैं कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर के बारे में, ठीक है। पहले देखिए, लोग प्रिजाइडिंग ऑफिसर मतलब जब वो अध्यक्षता जो बैठक होता है, जब उसमें सेशन होता है तो उसको कौन जो है प्रिजाइड करते हैं, तो लोकसभा में स्पीकर होते हैं। अगर स्पीकर नहीं रहे तो उसमें डिप्टी स्पीकर होते हैं। डिप्टी स्पीकर के बाद भी एक पैनल ऑफ चेयरपर्सन होता है। अगर वो दोनों नहीं रहे तब फिर पैनल ऑफ चेयरपर्सन जो होते हैं उसमें से जो है कोई भी कह सकते हैं कि वो प्रिजाइड करेंगे, ठीक है। राज्यसभा में चेयरमैन यानी कि जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो, अगर वो नहीं है तो डिप्टी चेयरमैन, और वो नहीं है तो फिर पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन यहाँ पर भी होता, और वो उसमें से कोई कोई भी एक कह सकते हैं कि उसको प्रिजाइड उस हाउस को करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा के बारे में कि इसका चुनाव कैसे होता है और उनका टेन्योर कैसा है। स्पीकर का देखिए क्या होता है ना कि चुनाव जो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं उनके अपने सदस्यों के द्वारा खुद ही होता है। और जैसे ही कह सकते हैं कि इलेक्शन आपका समाप्त होता है तो फर्स्ट सिटिंग होता है, और जो है पहला सिटिंग के बाद जो है फिर डेट डिसाइड होता है उसमें जो है आपका, और जो डेट फिक्सेशन होता है वो प्रेसिडेंट के द्वारा डेट फिक्स किया जाता है। और कोशिश होता है कि जल्द से जल्द जो है लोकसभा स्पीकर का जो है चुनाव आपका हो जाए, ठीक है। यानी अपने मेंबर्स का ही के बीच उनको जो है ये किया जाना है। लेकिन वो डेट फिक्सेशन क्या होता है आपका, फर्स्ट सिटिंग क्या होता है, फर्स्ट सिटिंग इसलिए होता है कि शपथ दिलाया जाना रहता है जो भी इलेक्ट होके आए हैं, ठीक है। अभी तक वो कह सकते हैं स्पीकर नहीं बना है, उसमें एक कंसेप्ट है प्रोटेम स्पीकर करके, जो सीनियर मोस्ट कह सकते हैं पार्लियामेंटेरियन होते हैं वो जो है उस दिन के लिए आपका प्रोटेम स्पीकर के रूप में काम करते हैं, ठीक है। इसका टेन्योर क्या है, टेन्योर जो है जनरली सामान्य केस में क्या है कि लोकसभा का जब तक लाइफ रहता है, टेन्योर रहता है, तब तक वो बने हुए रहते हैं। या ये ऑफिस तब वेकेट हो सकता है कि वह लोकसभा के मेंबर ही ना रहे। हम लोग पढ़े कि किस प्रकार से क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन की बातें, अगर उसके कारण अगर वो लोकसभा के मेंबर नहीं रहे तब उनका जा सकता है, या वो खुद से रिजाइन कर दें कि हमको नहीं रहना, या अपने स्वास्थ्य कारणों के कारण या जो भी कारणों के कारण, तब डिप्टी स्पीकर को वो दे के रिजाइन कर सकते हैं। या उनको हटाया जाना है तो कैसे हटाया जाना है, उसके लिए रिजोल्यूशन लाया जाना होगा इफेक्टिव मेजोरिटी या एब्सोल्यूट मेजोरिटी से कह सकते हैं। उस जो प्रस्ताव है रिजोल्यूशन है उसको पास कराना होगा। इफेक्टिव रिजोल्यूशन मतलब क्या हुआ, ये मीनिंग हुआ कि जितना मेंबरशिप है, मान के चलिए कि 543 वर्तमान में मेंबर है, उसके मतलब उसका 50% प्लस वन, ठीक है। तो 273 जो है आपका लोगों का समर्थन होना चाहिए, इससे पास करेगा तब जो है। इसीलिए क्या है कि ये जब तक रूलिंग पार्टी का, इन शॉर्ट कहने का मीनिंग है रूलिंग पार्टी जब तक चाहती है तब तक स्पीकर को हटाना मुश्किल है, ठीक है। तो इफेक्टिव मेजोरिटी समझ गए, जितना मेंबरशिप है टोटल मेंबरशिप बटे आप कह सकते हैं डिवाइड करना है 2 से और प्लस 1, इतना आपका इफेक्टिव मेजोरिटी। और साथ ही जो है जब हटाए जाने की बात है तो 14 दिन पहले जो है नोटिस भी जो है दिए, मतलब उनको दिया जाना है। जब उनके कह सकते हैं कि जब हटाने की प्रक्रिया हो रही है उस समय स्पीकर जो है लोकसभा को जो है वो प्रिजाइड नहीं करेंगे, यानी उसकी बैठक वो न उसको नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद कह सकते हैं कि जब वो उनको हटाने की प्रक्रिया हो रहा है तो उस समय वो रह सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पहले कह सकते हैं कि वो फर्स्ट जो है आपका, क्योंकि वो लोकसभा के आप कह सकते हैं कि मेंबर हैं, तो जब वोटिंग होगा तो वो अपना वोट भी डाल सकते हैं। अभी तक लेकिन प्रक्रिया इतना कठिन नहीं थी, अभी तक किसी भी इस
आज़ादी के इतने सालों के बीच में भी किसी भी लोकसभा स्पीकर को कह सकते हैं कि हटाया नहीं गया। आप समझ भी सकते हैं क्योंकि लोग जो रूलिंग पार्टी होते हैं उन्हीं के द्वारा बनाया गया होता है। जब तक उनका बहुमत है तब तक हटाया जाना मुश्किल है। ठीक है, तो ये चीज। अब इनका काम क्या क्या है? स्पीकर को जो है ना लोकसभा का कह सकते हैं कि हेड एंड रिप्रेजेंटेटिव और लोकसभा कहा जाता है। और जो भी पावर और प्रिविलेज जो इनके मेंबर्स को मिला होता है उसके गार्जियन भी है वो इंश्योर हुआ, वह भी लोकसभा स्पीकर को जो है मतलब इंश्योर करना रहता है। और बहुत सारा जो कमेटी बनता है, इसके कमेटी बनता है, उसके जो है चेयरपर्सन के रूप में भी जो है आपका लोकसभा स्पीकर जो है काम कर। इनको एक्चुअली में शक्ति कहाँ से मिलता है, पावर कहाँ से मिलता है? तो पहला है आपका संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दूसरा है जिस रूल बुक से कह सकते हैं लोकसभा चलता है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा, वो है। तीसरा है पार्लियामेंट्री कन्वेंशन, यानी कुछ चीजें लिखी हुई तो नहीं है लेकिन कन्वेंशन के तौर पर ट्रेडिशनली उसी प्रकार से होते रहा, तो वो यानी 3 प्रकार का पावर है, उससे चीजें जो है आपका चलती है। ठीक है, इसमें मुख्य पावर की बात अगर करिए तो सबसे पहले कि हाउस जब चलता है उस समय हाउस का देखिए कि जो भी ऑर्डर है, डेकोरम है, वह मेंटेन रहे। ऐसा नहीं हो कि जो है बेल में अधिक लोग चले जाएं, कोई किसी को बोलने ही नहीं दे। तो यानी ऑर्डर और डेकोरम जो मेंटेन करने का जो है वो लोकसभा जो स्पीकर है उन्हीं का है। प्लस जो इंटरप्रिटेशन है कॉन्स्टिट्यूशन का, लोकसभा का जो भी रूल्स है या पार्लियामेंट्री जो कन्वेंशन है उसका फाइनल, क्योंकि एक ही चीज का अलग अलग इंटरप्रिटेशन हो सकता है। ठीक है, तो लेकिन उसका फाइनल इंटरप्रिटेशन जब तक हाउस का प्रोसीडिंग चल रहा है, लोकसभा का हाउस, तो वो जो लोकसभा स्पीकर जो उसका इंटरप्रेट करेंगे वही फाइनल होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जब कोरम नहीं पूरा होता है तब उसे केस में एडजर्न करेंगे या जो है सस्पेंड कर सकते हैं। कोरम किसको बोलते हैं? कोरम बोलते हैं कि जितना लोकसभा का टोटल स्ट्रेंथ है, कम से कम आप कह सकते हैं सिटिंग होने के लिए 1/10 मेंबर का होना जरूरी है। ठीक है, अगर नहीं रहता है तो हाउस वो क्या करते हैं, या तो एडजर्न करेंगे या सस्पेंड करेंगे हाउस को। ठीक है, तो ये अब इसमें जो है इसमें देखते हैं लेजिस्लेटिव एंड प्रोसीजरल जो पावर्स है उनको। सबसे पहले देखते हैं वोटिंग और ज्वाइंट वोटिंग के केस में। जब किसी बिल पर अगर वोटिंग हो रहा होता है तो लोकसभा स्पीकर सामान्यतः उसमें वोट नहीं देते हैं। ठीक है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि बिल पास हो ही जाएगा। ठीक है, मतलब लेकिन कोई ऐसा मैटर आ जाता है जब उसको पक्ष और विपक्ष का कह सकते हैं कि बराबर हो जाता है, तब ऐसे केस में क्या होता है ना कि आपको कास्टिंग वोट का जो है यूज किया जाता है, तब वो फिर अपना वोट जो है वो देते हैं, यानी डेडलॉक हो जाता है तब उसमें देते हैं। या किसी मुद्दे को लेके किसी बिल पर जो है आपका डेडलॉक बना हुआ है राज्यसभा लोकसभा के बीच, ज्वाइंट सिटिंग का बुलाया गया है, तो वहां पर जो बैठक होता है उसको लीड करते हैं, उसको प्रिजाइड करते हैं आपका लोकसभा स्पीकर। ये अच्छी ध्यान रखिएगा, यानी लोकसभा स्पीकर उसको लीड करेंगे, ना कि इवन वाइस प्रेसिडेंट चेयरमैन होता है तब भी वो जो है उसको प्रिजाइड कौन करते हैं? हाउस को। अगर ज्वाइंट सिटिंग होता है तो लोकसभा के स्पीकर जो अगर जो है अगर लीडर ऑफ द हाउस यानी अगर प्राइम मिनिस्टर अगर रिक्वेस्ट करते हैं तो उस आधार पर जो है अलाउ कर सकते हैं सेक्रेट मीटिंग। और उसके बीच में जब तक जो है बिना स्पीकर का कोई भी जो भी चैम्बर है, लॉबी है, गैलरी है, कोई नहीं आ सकता। तो ये पावर जो है आपका लोकसभा स्पीकर के पास है। साथ ही कौन सा बिल मनी बिल है या नहीं है, ये डिसीजन करने का फाइनल अथॉरिटी जो है एक आपको जो है आपको लोकसभा स्पीकर के पास ही है। रिसेंटली जो है आधार बिल जब वो मनी बिल के रूप में जो है आप कह सकते हैं कि डिक्लेयर किया गया था, तो वो स्पीकर के द्वारा ही किया गया था। ठीक है, इसको लेकर बहुत तरीके का कंट्रोवर्सी भी आपको सुनने को मिलेगा जो मेंस वाला लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन इनका जो डिसीजन होता है वह जो है इस केस में फाइनल होता है। ठीक है, जब कभी भी कोई भी कह सकते हैं राज्यसभा या प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है उसको मनी बिल को, तो वो जो है सर्टिफाई जो है आपका करते हैं लोकसभा स्पीकर। ठीक है, उसके बाद एंटी डिफेक्शन के आधार पर यानी कोई पार्टी अपने पार्टी को छोड़ के दूसरे पार्टी में चला जाता है तो उस आधार पर दल बदल अगर कोई करते हैं तो उन पर जो फैसला होता है वह भी जो है आपका लोकसभा के केस में जो है आपका स्पीकर करते हैं। ठीक है, तो एंटी डिफेक्शन में भी पावर है। ठीक है, की हो तो होलोहन केस में हम आपको बताएं कि किस प्रकार से जुडिशियल रिव्यू जो है प्रावधान किया गया, क्योंकि कोर्ट्स को बहुत ऐसे केस में लगा कि बाइस्ड होकर जो है डिसीजन लिया गया। ठीक है, अब स्पीकर का पार्लियामेंट्री ये कमेटी का जो रोल है उसमें चर्चा करते हैं। देखिए पार्लियामेंट्री अगर रोल कीजिएगा तो जितना भी इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप्स जो भी बनते हैं उसके कह सकते हैं कि चेयरमैन होते हैं 100%, क्योंकि वो स्पीकर हैं। 100% होता है कि अपने पद पर रहने के कारण जो चीज होता है,
यानी इस पद पर रहने के कारण वो ऑटोमेटिकली जो है आपका चेयरमैन हो जाते हैं आपका इंडियन जो पार्लियामेंट्री ग्रुप है उसके, ठीक है। तो यह तो यानी कह सकते हैं कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और जो आपका वेरियस आपका जो आपका पार्लियामेंट वर्ल्ड में है उसके भी लिंक के रूप में भी ये काम करते हैं, क्योंकि जब कभी भी उस तरीके का बैठक होता है तो वहाँ जो है रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है आपका। वो उसी प्रकार से अगर जितना भी लेजिस्लेटिव बॉडी है, मतलब जितना भी विधानसभा के अध्यक्ष का कभी अगर बैठक होता है तो उसको भी जो प्रिजाइड करते हैं वो आपका लोकसभा के स्पीकर ही करते हैं। तो उसके भी लोकसभा स्पीकर रहने के कारण वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है, ठीक है। पार्लियामेंट्री कमेटी की बात अगर कीजिएगा तो जो है आपका जो बहुत सारे आप कह सकते हैं कि आपका जितना पार्लियामेंट्री कमेटी है उसके चेयरमैन का जो नियुक्ति है वह जो है इनके द्वारा किया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो पार्लियामेंट्री कमेटी है उसका भी फंक्शन का जो कह सकते हैं सुपरविजन जो है आपका किया जाता है। और 3 आपका जो कमेटी है उसके चेयरमैन के रूप में खुद भी काम करते हैं। मेन जो आपका कह सकते हैं इम्पोर्टेंट है वो बिजनेस एडवाइजरी है, रूल्स कमेटी है, जनरल पर्पस कमेटी। इन सभी का काम हम आगे वाला वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या काम है। शॉर्ट में आप यहाँ पर जो है कह सकते हैं कि ये है। तो कहने का मीनिंग है कि वह सिर्फ जो है एक मात्र ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है प्रिजाइडिंग ऑफिसर के रूप में काम करते हैं। इनके पास भास्ट पावर आपको देखने को मिला कि किस प्रकार से मनी बिल है, किस प्रकार से एंटी डिफेक्शन में पावर है, किस प्रकार से जो पार्लियामेंट्री ग्रुप बनता है उसके चेयर पर्सन के रूप में काम करते हैं। उसी प्रकार से बहुत सारा जो पार्लियामेंट्री कमेटी बनता है उसके अध्यक्ष उसके जो चेयरमैन होते हैं उनको अपॉइंट करते हैं, ठीक है। खुद भी जो 3 इंपोर्टेंट कमेटी है उसके चेयरमैन के रूप में काम करते हैं। तो लोकसभा स्पीकर के पास आपको वास्ट पावर देखने को मिलेगा। और यही कारण है कि आपको देखिएगा अगर आप तो रैंकिंग भी अगर आप देखिएगा कह सकते हैं कि जो प्रेसिडेंट होता है उसमें तो 7th लेवल पर आपका रहेंगे। तो बहुत हाई हायरार्की है इनका। और इतना अगर महत्वपूर्ण पद है, इतना महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि चीज़ों को कराया जाना है तो इसके लिए जरूरी है कि उनको काम करने की आज़ादी दी जाए, इंडिपेंडेंस दिया जाए, ताकि वो बिना किसी पार्टी का बिना किसी पार्टी के एक पक्ष में फैसला किए हुए वह डिसीजन ले सकते हैं। तो यह इसीलिए जो है सर्टेन उनको जो है प्रिविलेज भी उनको जो है दिया गया। ये कैसे इंश्योर कराया गया? तो सबसे पहले सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, यानी अगर किसी को डर रहेगा कि उनको जब कभी भी हटाया जा सकता है तो वो स्वतंत्र निर्णय नहीं लेगा। इसीलिए क्या है कि जब तक उनको इफेक्टिव मेजोरिटी से अगर कोई भी रिजोल्यूशन नहीं पास होगा नहीं हटाया जा सकता। हम आपको बताएं कि देश में अभी तक कोई भी लोकसभा स्पीकर को नहीं हटाएगा, तो सिक्योरिटी ऑफ टर्म है, ठीक है, यह चीज है। और अगर ये मोशन लाना भी है उनको रिमूवल का, तो कम से कम 50 मेंबर का कह सकते हैं कि सपोर्ट चाहिए, तब वो रिजोल्यूशन कम से कम चाहिए, जो एक बड़ा नंबर है। तो इस तरह उसी प्रकार से उनको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी अब दिया गया, यानी उनका जो सैलरी है या भत्ता है वह पार्लियामेंट के द्वारा कानून से फिक्स कर दिया गया। और वो चार्ज माना जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कोई भी जो कह सकते हैं अगर खर्च जो है चार्ज है, इसका मीनिंग क्या होता है ना कि उस पर जो खर्च हो रहा उसका एनुअल वोटिंग नहीं होता, यानी वो उसके लिए वोटिंग की जरूरत नहीं है कि उसको जो है कट किया जा सकता है, यानी कि उनका भत्ता कम नहीं किया जा सकता। जो फिक्स किया गया वो उतना भत्ता उनको मिलना ही है। तो यानी उनको क्या होगा, टर्म की सिक्योरिटी हो गई, प्लस उनको जो वेतन भत्ता सुविधाएं मिलता है वो जो है कर्टेल नहीं किया जा सकता, ताकि वो इंडिपेंडेंट तरीके से जो है निर्णय ले सके। साथ ही क्या है कि वो जो डिसीजन लेते हैं उनको भी डिस्कशन और क्रिटिसिज्म से जो है प्रोटेक्ट जो है आपका जो उनका कह सकते हैं काम है या कंडक्ट है उसके बारे में जो है क्रिटिसाइज जो है नहीं किया जा सकता है, ठीक है। एक्सेप्ट अगर कोई सब्सटेंसिव मोशन लाया गया तब की बात अलग है। सब्सटेंसिव मोशन क्या है आगे के वीडियो में इसको चर्चा करेंगे, तब इसको आप ज्यादा क्लियर। उसके पास जुडिशियल इंटरफेरेंस से भी प्रोटेक्शन है, यानी स्पीकर को पावर है कि अपने रूल्स जो भी रेगुलेशंस हैं या हाउस का कह सकते हैं कंडक्ट कैसे होगा, जो ऑर्डर है और डेकोरम कैसे मेंटेन होगा, और इस पर किसी भी प्रकार का कह सकते हैं इसमें कोर्ट का जुरिसडिक्शन नहीं है, यानी वो सारा कह सकते हैं कंप्लीट पावर जो है स्पीकर के पास है। प्लस कास्टिंग वोट भी है कि पहले इंस्टांस में वो वोट नहीं देते हैं, लेकिन अगर टाई होता है तब वो देते हैं, ताकि वो अपना जो इम्पार्शलिटी है उसको मेंटेन रख सके। हाँ, यह बात जरूर है कि जैसे आपका ब्रिटेन में देखिएगा कि वहाँ जो स्पीकर्स होते हैं वह जो है जैसे ही उनका चुनाव होता है वो रिजाइन कर देता है। इंडिया में ये व्यवस्था अभी तक नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि पोजीशन अगर आप देखिएगा ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में बहुत हाई है। 7th रैंक पर जो है आपका है जो है आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ जो है 7वें नंबर पर जो आपका ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस होता है, जिसमें 1 नंबर में जैसे प्रेसिडेंट है,
तो उस क्रम में अगर आप देखिएगा हायरार्की में, तो आपको 7th नंबर पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ब्रिटेन और इंडिया में क्या डिफरेंस है? ब्रिटेन में क्या है, स्ट्रिक्टली नॉन पार्टी होता है, वो जब जैसे ही चयन होगा उनको रिजाइन करना पड़ता है। लेकिन इंडिया में ये कह सकते हैं ये फुल्ली एस्टेब्लिश्ड नहीं है, और यही कारण है कि बहुत सारे केस में बहुत बार जो है आपको एक्विजिशन भी देखने को मिल सकता है कि जहां पर कि लोकसभा के स्पीकर पर यह आरोप लगाया जाता है कि वह जो है किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। कियोतो होलोहन का केस भी जिसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसाइड किया कि जो है एंटी डिफेक्शन का जो भी डिसीजन होगा वह जो है आपका जुडिशल रिव्यू के अंदर आएगा। तो ये चीज़ें आपको है। तो उम्मीद करते हैं कि पार्लियामेंट का जो भी चीज़ अभी तक आपके साथ चर्चा की वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे कम से कम इसमें 6-7 लेक्चर और लगेगा, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है पार्लियामेंट, लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत है, प्रीलिम्स हो या मेंस हो सभी के लिए। बहुत डिटेल्स में इसको पढ़िएगा, हर साल 2 से 3 सवाल जरूर आते हैं। इस चैनल पर जो है आपका मॉडर्न हिस्ट्री का भी आपको लेक्चर है, तो आप वहाँ भी जाके देख सकते हैं। बिहार स्पेशल बिहार स्पेशल आपका फुल कवर कर लिया गया है, आप उसको जाके देख सकते हैं। पीडीएफ और बाकी चीज़ों के लिए जो है जो एप्लीकेशंस है वहाँ पर आप एक्सेस कर सकते हैं, या फिर यूट्यूब के नीचे जो लिंक दिया गया है उसके माध्यम से, जो टेलीग्राम का ग्रुप है, व्हाट्सएप का ग्रुप है, आप वहाँ भी जाके कनेक्ट हो सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं साथियों आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। आप अपना कमेंट जरूर दें, आपका कमेंट के अनुसार हम लोग अपना जो भी स्टडी है तरीका उसको आगे भविष्य में चेंज भी कर सकते हैं, एकोमोडेट करेंगे आपके सजेशंस को। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।